नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि आपके चैनल पर लगातार आपको यूपी टेट की क्लासेज, लगभग सभी क्लासेज आपको बेसिक लेवल से कराई जा रही हैं। और आज उसी के संदर्भ में आज आपका ये संस्कृत की क्लास है। और हमने इस क्लास में कारक, समास, संधि, प्रत्यय, इन सभी प्रश्नों को फार्मूले से, सूत्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं, ट्रिक से, एन केन प्रकारेण, मतलब किसी भी तरह बस आपको समझ आए वो तरीका अपनाकर आपको हम कोशिश करेंगे कि हर संभव आपके दिमाग में बात पहुंचे। ठीक है, तो केवल सब्र कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हर बातें समझ आएंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी व्यूअर्स का। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। ईश्वर से यही कामना है, प्रार्थना है, सिलेक्शन सबका हो जाए और होना ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो अनवरत चला है मंजिल कहीं तो मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलना है। तो प्रमाद शब्द में कौन सा कारक होगा दोस्तों? कारक जो होता है, आप सबको पता है कि कारक में भी कारक हैं। यानी कारक आपके कितने प्रकार होते हैं कारक के? संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। लेकिन दोस्तों, कारक में भी कारक हैं, यानी कारकों के अंदर भी आपको कारक पढ़ना पड़ता है। पर हमें पता है कि वो थोड़ा कठिनता का राह हो जाता है, इसलिए हम आपके लिए उसे आसान बनाने के लिए कुछ तौर तरीके आपको बताएंगे, जिससे आप उन चीज़ों को गलत ना करो। सवाल उठा है प्रमाद की तरफ, तो हमें पता होना चाहिए प्रमाद का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए प्रमाद की मीनिंग की बात की जाए तो प्रमाद का मतलब होता है आलस्य। और याद रखो, एक आलसी व्यक्ति का साथ उसका साया भी छोड़ देता है, लोग क्या छोड़े। तो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन 1 पर थे और अब आपको हम बता रहे थे कि प्रमाद से कैसे इसका उत्तर होगा। आप लोग शायद इसका उत्तर भी समझ चुके हैं। प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य, और आलसी व्यक्ति का कोई साथी नहीं होता, तो इसका सही जवाब जाएगा अपादान कारक के साथ में। हर कारक पे करेंगे चर्चा और कारक को इतना आसान बनाएंगे कि आपका जो प्रश्न है बिल्कुल गलत होने का कोई चांस बनेगा नहीं। केवल आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाइए। आख्या के योग में कौन सा कारक होता है? एक बार आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं अपनी बात कहता हूं। कभी ना भूलने वाली वो ट्रिक जो आपको हमेशा याद रहे। चलिए फटाफट से आप लोग इसका उत्तर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि आपसे पूछता है, आख्या दोस्तों एक सूत्र है ये, आख्यातोपयोगी, यानी आख्या का उपयोग कब किया जाता है, ये आप एक बार कह लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्म कारक, इन चारों में से कौन सा होगा सही जवाब? आप सबको इसका आंसर करना है, फिर मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। जी हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, जब मैंने क्या कहा, आख्या का प्रयोग आप कब करते हो, आख्या का उपयोग कब होता है? आख्या का उपयोग किसी बात को साबित करने के लिए किया जाता है। यानी गलतियां आपसे हुई है तो आप आख्या देंगे। आप याद कीजिए, मैंने अपादान कारक के संदर्भ में यह बात बताया था। आख्या आ में आ है तो आ से अपादान भी होता है, यह तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। आख्या आप तभी देते हो जब आपसे कोई नाराज हुआ, डैट मीन्स आप सफाई देते हो, अपनी बात को रखते हो, कहते हो, यह है एक आख्या। तो सीधी सी बात है, इसका सही सीधा और जो सटीक जवाब जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी पे जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अनुवसति, हालांकि दोस्तों ये अनुवसति टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको ढंग से लिख देता हूं, अनुवसति, ये रहा। चलिए, अगर किसी वाक्य के बीच में या लास्ट में ऐसा कुछ आपको नजर आ जाए तो क्या होगा, या आप एक बार कहिए, फिर मैं आपको बतलाता हूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, अनुवसति के योग में मैं आपको बता दूं कि जिस वाक्य के लास्ट में या बीच में अगर अनुवसति, उपवसति, तो याद रखना दोस्तों, वहां पे कर्म कारक होता है, ये ऑप्शन नंबर डी,
कर्म कारक 10 प्रकार के होते हैं। इनको पहचान करने का तरीका है कि उस शब्द को बोलोगे तो को का एक तो चिन्ह होता है, लेकिन को काम ना करे तो मैं आपको कुछ शब्द बताता हूं। जैसे जिस शब्द के लास्ट में ताह ताह निकलेगा वहां पे 90% कर्म कारक होता है। जैसे अभिताह, परिताह, उभयताह, सर्वताह। तो दोस्तों ये आपके कर्म कारक को यानी मानकर चलिए कि 10 प्रकार हैं, लेकिन इतना आसानी से आपको मैंने 7-8 याद करा दिए। 2 शब्द याद कर लेना, उपवसति, अनुवसति, ये थोड़ा आपके लिए बहुत जरूरी है। ये भी कर्म कारक में ही आपका आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएंगे सेशन को लाइक एंड शेयर आप लोग करते जाइएगा, ये आपसे अनुनय विनय व प्रार्थना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, सहयुक्ते अप्रधाने, इस सूत्र से कौन से कारक की उत्पत्ति होगी? हाँ जी बताइए भाई, फटाफट आपको इसका उत्तर देना है। सहयुक्ते अप्रधाने, इस सूत्र से किस चीज के, किस कारक की जो है मतलब निष्पत्ति होगी? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब जाएगा, आप सबको पता है, सह साकम समम सार्धम। हमने आपको इसके बारे में बता रखा था। करण कारक का पहले आपको पता हो सूत्र क्या, मतलब इसका चिन्ह क्या होता है, के द्वारा या फिर से द्वारा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। करण कारक का सूत्र होता है के द्वारा या फिर से द्वारा। और सहयुक्ते अप्रधाने में 3 शब्द हैं, सह साकम समम सार्धम। ये तीनों शब्द किसी काम को करने के साधन हैं। सह का मतलब क्या होता है, साथ में, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से साकम हो गया, समम हो गया, सार्धम हो गया, सबका मतलब एक ही भाव देता है के साथ, के द्वारा। तो इनका दोस्तों जाएगा करण कारक। और ये सूत्र है इसका कर्तिकरण योज तृतीया से ये आपका बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 5वां, हेतोः शब्द में कौन सा कारक होगा? इसके बारे में मैंने उस दिन बताया था, आज देखते हैं कितने लोगों को इसके बारे में याद है भी या नहीं है। हेतोः शब्द में कौन सा कारक होगा? जी हां, हेतु। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों एक बात बताइए, हेतु का मतलब होता है कि यहां पे मैं एक चीज बता रहा हूं, हेतु का आप ट्रिक पहले सेट करो अपने दिमाग में। हाँ जी, संबंध। ये जो हेतु होता है ना, ये संबंध को दिखाता है। जैसे और एक चीज मैं और आपको इसमें एक नया शब्द जोड़ता हूं, आप पढ़ाई कर रहे हो किस हेतु कर रहे हो? जॉब के लिए। आप किसी की मदद कर रहे हो किस बात के लिए? अपने दिल की खुशी के लिए। आप कहीं पे जा रहे हो तो किस हेतु आप जा रहे हो? कोई आपकी मंशा है, कोई आपकी इच्छा है, कोई आपका काम है। तो हेतु एक जरूरत को दिखाता है, जरूरत ही एक संबंध को जोड़ रहा है। डेट मीन्स संबंध कारक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही, सीधा और सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6, रोचते शब्द में कौन सा कारक होगा? सभी लोग फटाफट से कमेंट करेंगे। कारक दोस्तों संस्कृत में केवल 2 ही चीजें कठिन हैं। संस्कृत में केवल 2 ही चीज कठिन है, एक आपको कठिन पड़ता है कारक और दूसरा आपको कठिन पड़ता है संधि। संधि में वो भी व्यंजन संधि। बाकी कारक में दोस्तों कुछ भी कठिन नहीं है। महेश्वर सूत्र आपके 14 हैं, उनको आपको देखिए कुछ पाने के लिए, हम ये नहीं कहते कुछ खोना पड़ता है, पर कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है। कुछ रूप हैं, कुछ शब्द हैं, उनका चयन सही से करो, सही से इनको याद कर लो, बस काम हो जाएगा। संस्कृत बेहद आसान सब्जेक्ट है और यहाँ पे आप इतना अच्छा खासा नंबर आप बढ़ा सकते हो दोस्तों। मेरा अपना खुद का अनुभव रहा है कि मैंने
जब यूपी टेट का एग्जाम दिया था तो मुझे संस्कृत में बेहतर से बेहतरीन मार्क्स मिला था। सबको साइकोलॉजी में मिलता है 28-29, मैंने संस्कृत में 29 नंबर किया था, 29 नंबर। तो ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस कहता है कि संस्कृत में कुछ खास शब्दों का भी आपको ध्यान रखना है, काम हो जाएंगे। रोचते, रोचते का आप लोग जानते ही होंगे, रोचते का मतलब क्या होता है? प्रिय लगना, अच्छा लगना, है ना। तो रुच्यार्था नाम प्रियमाणा से आपका ये कारक बन रहा है। तो रोचते, जिस शब्द के लास्ट में आपको रोचते रोचते दिखे, जैसे हो गया मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। ये ना भूलें कि आपको सिर्फ यूपी टेट के लिए आप कर रहे हो, क्योंकि 10 नंबर आपकी संस्कृत की पूरा पूरा आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेगा। तो सोचकर समझकर आराम से प्रश्नों का जवाब कीजिएगा। समझ ना आए तुरंत बताएं, क्योंकि कारक के अंदर भी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, तो ये आपके लिए नेसेसरी और जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न, अलम शब्द में कौन सा कारक होगा? तो दोस्तों अलम, हमने आपको कहा चतुर्थी का चिन्ह क्या होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। संप्रदान कारक मतलब के लिए। अब सवाल ये आता है अलम, अलम शब्द अगर किसी सेंटेंस में आएगा तो क्या बनेगा? तो कुछ वर्ड हैं, नमः, स्वास्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम। ये 4-5 शब्द ऐसे हैं जिन्हें आपको अपने दिमाग में सेटिंग कर लेनी है अच्छे से। तो 7वें प्रश्न का जो सही जवाब आपका जाएगा वो भी संप्रदान कारक के साथ जाएगा। अपादान कारक में चीजें अलगाव का बोध करेगा, संप्रदान कारक में किसी चीज के लिए आप वर्क करते हो, कर्म कारक में को का बोध कराता है, और ट्रिक तो मैंने आपको कर्म कारक का बताया ही है। करण कारक में किसी चीज के द्वारा कोई चीज होगा। शब्दों का भी मैंने आपको ध्यान रखवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, सार्धम, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अब आपको कहना है, कह लीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको बोलना है, कहिए जो कुछ कहना है आप सबको। सूत्र याद है, सह साकम समम सार्धम। किसी चीज को साधते हो किसी चीज के द्वारा, तो करण के द्वारा। बहुत अच्छा जवाब दिया है नेहा ने, प्रियंका, रीमा यादव और अंजू मौर्य, शैलेश कुमार, दीपा माथुर, रीमा, निधि कुमारी सिंह, दिव्या। थोड़ी सी आजकल देरी हो जा रही है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, पर आज मंगलवार था तो आप लोग जानते ही हैं कि मंदिर में थोड़ा आना जाना हमारा रहता है मंगलवार को, तो थोड़ा डिले हो जाता है। पर शाम को थोड़ा हम ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा पंक्चुअल रहें समय का, कि आपकी क्लास मिनिमम 9:30 तक तो स्टार्ट हो ही जानी चाहिए। कोशिश करेंगे कि इतना लेट ना हो। कल कुछ काम था हमें खास, इस वजह से देरी हो गया। हैप्पी ब्लॉक डे। ये ब्लॉक डे ये ब्लॉक डे क्या होता है भाई? अच्छा हाँ, आजकल काफ़ी डे भी चल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से डे चल रहे हैं। आज हैप्पी ब्लॉक डे है, पता नहीं, जो भी है। तो दोस्तों सार्धम, सह साकम समम सार्धम। सार्धम का मतलब कोई काम आप किसी चीज के द्वारा साध रहे हो, साधने का अर्थ ये है उस चीज को हासिल कर रहे हो, तो वो करण कारक होता है, क्योंकि इसका चिन्ह ही है के द्वारा या फिर से द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब फिर 9 वाला देखिए क्या होगा इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ब्लैक डे आज, हाँ आज ब्लैक डे है। वही मैंने सोचा कि आज ब्लॉक डे कहाँ से हो गया। खैर ये भी सही, इन्होंने गलत नहीं कहा है, ब्लॉक डे भी है। काफ़ी लोग ब्लॉक अनब्लॉक होते ही रहते हैं। ध्रुव शब्द में कौन सा कारक होगा? मैं फिर कहूंगा, ध्रुव का मतलब होता है द्रोह, और जाहिर सी बात है अगर आप विरोध या द्रोह किए तो ब्लॉक तो होना तय है।
मतलब अलग हो जाएंगे, और अलग होने का मतलब होता है अपादान कारक। याद हो, कैसे भी आपको याद होना चाहिए। ये देखिए, द्रोह का मतलब विद्रोह, और आप विद्रोह करेंगे तो जाहिर सी बात है अलगाव का भाव होगा, और अपादान कारक आपका उत्तर बन जाएगा। लिंग मात्र के योग में मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं, सुन लीजिएगा। प्रातिपादिकार्थ लिंग परिमाणे लिंग परिमाण वचन मात्रे चा प्रथमा। दोस्तों, इसमें प्रथम पुरुष कर्ता कारक है। जी हाँ, इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। इसमें कर्ता कारक होगा। जी हाँ, बिल्कुल कर्ता कारक होगा। आंसर की मानकर चलिए कि बच्चा ये आपका आएगा मार्च में, और मार्च के लगभग। किस चीज का आंसर? एक मिनट एक मिनट, किसका आप लोग बोल रहे हो? मैं समझा नहीं, एक सेकंड के लिए आप लोग जरा बता दीजिए किस क्वेश्चन की, 9वें की बात कर रहे हो आप लोग? 9वें का मैं बता रहा हूं। ध्रुव का आप लोग दोबारा से उस वीडियो को देख लीजिएगा। ध्रुव का मतलब क्या होता है? विरोध, और विरोध होगा तो अलग होने का भाव आएगा ही आएगा, अपादान कारक ही होगा। आप उस वीडियो को रिपीट करके उसका आप शॉर्ट्स क्लिक कर लीजिएगा, थोड़ा आपको शॉर्ट कर लीजिएगा, तो आप मुझे देख लिए बताइएगा, वही बात है। और ये जो मैं लिंग मात्र के योग में आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि इसके योग में हमेशा, ये पहली बार आज आपको बताया जा रहा है कर्ता कारक वाला। इसका एक लंबा सा सूत्र है, प्रातिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे चा प्रथमा। नहीं, नेहा उस वीडियो को आप दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, वो अपादान कारक ही है। अगला प्रश्न, प्रत्येक में कौन सी संधि होगी? चुटकियों में उत्तर सही करने का तरीका, अगर किसी शब्द के बीच में या, व, रा, ला, इन चारों में से कोई भी शब्द अगर हमें बीच में दिख जाए तो दोस्तों वहां पे कौन सी संधि होती है? आप अपने तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आ जाइए, थोड़ी सी नेटवर्क का इशू आज पता नहीं कहां से आज इतना ज्यादा हो रहा है। ममयों में कौन सी संधि होगी? तो मैंने इसका आपको सीधा और सटीक और बिल्कुल करेक्ट तरीका मैंने आपको बता रखा है, और मैंने आपको बताया ही था कि अगर आपको ममयों का पता लगाना है कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो जिस शब्द के लास्ट वाले अक्षर पर ये दो मात्रा लगा हो, जिस शब्द के इस लास्ट वाले अक्षर पर ये दो मात्रा लगा हो, तो आपको समझ के चलना है कि कौन सी संधि होगी। जी हाँ, इसका सही जवाब आपका होगा वृद्धि संधि। कोई संदेह मत रखना, ममयो हो या फिर कोई भी वर्ड आपका है, चाहे जो वर्ड आपका बनेगा वो वृद्धि संधि होगा, और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रेजते में कौन सी संधि होगी? दोस्तों हमने आपको सीटेट के दौरान इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे रखा था, और आगे बाद आपको ये जो इसका आपको बताने वाला हूं, इसका सारा उत्तर गलत है। अब पहले समझो कि प्रेजते का सही जवाब क्या बनेगा। देखो, प्रा प्लस एजते क्या बनेगा दोस्तों? प्रा प्लस एजते। अब कहोगे सर जी एक बात बताइए, कैसे हम इसको समझे? क्योंकि देखिए, स्वर संधि दोस्तों आप सबको पता है कि 5 प्रकार होते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन बेटा स्वर संधि 7 प्रकार का होता है। उसमें एक होता है पर रूप संधि, एक होता है पूर्व रूप संधि। अगर ए और ऐ, इन दो शब्दों को ध्यान देना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर ये ए और ऐ यहां अगर विच्छेद करने पर मिलेगा तो कहिएगा कि पूर्व रूप संधि है। अगर यही ए और ऐ यहां अगर आपको दिखे, यानी कि लास्ट में, यानी कि यहां विच्छेद के बाद अगर यहां दिखता है, तो बेटा इसे कहते हैं पर रूप संधि। क्या कहते हैं? पर रूप संधि कहते हैं। इतना आसान आपको करके दे रहे हैं कि बस थोड़ा सा दिमाग में सेटिंग डाल दो, काम आपका आराम से हो जाएगा। अगर संधि विच्छेद के पहले
ए और ऐ यहां दिख जाए, यहां यहां जहां मैं उंगली रख रहा हूं, तो पूर्व रूप। अगर यहां देखो जहां ये दिख रहा है इसमें पर रूप है, और पर रूप संधि का सूत्र होता है एंगी पर रूपम। क्या होता है बच्चा? एंगी पर रूपम। और भी आपको एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपको और भी एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे पूर्व रूप का आप लोग एक देखिए, जैसे मैंने कहा पूर्व रूप में, देखिए मैं पूर्व रूप का आपको एक बता देता हूं। जैसे हरेव है, तो हरे, हरेव है ना, हरे और प्लस क्या, आओ। तो आपने देखा कि जो ए है ये यहां पे आ गया, देखो ये यहां पे आ गया, तो बेटा इसमें पूर्व रूप संधि होगा। और पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या होता है? एंगः पदांता दति, ये होता है पूर्व रूप संधि का सूत्र। हकीकत ये है कि बच्चा जमाना बदल गया है, अब दीर्घ गुण या चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर, ये तो आपने देख ही लिया। थोड़ा सा आज पता नहीं क्यों नेटवर्क की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा डेली नहीं होता है, पता नहीं आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और आप लोगों के इतने ज़्यादा सर्कल बन गए हैं कि मैं तो देख ही कर ही घबरा जाता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, तवल कारा में कौन सी फंदी होगी? आई होप आपने पूर्व रूप और पर रूप को समझ लिया होगा। अगर नेटवर्क के बीच में अगर आवाज़ नहीं गई होगी तो कमेंट में आप लास्ट में जब मैं डाउट लूँगा ना, तो वहाँ पे अपनी बात को आप खुल के कह दीजिएगा, सर इसको आप दोबारा बताइए। तवल कारा में आ जाओ, याद करो मेरा ट्रिक, कुछ खास तरीके मैंने आपके सामने रखे हैं। मैंने कहा अगर किसी शब्द के बीच में बोलने पर ए, ओ, अर या अल, इनमें से कोई भी अगर आपको दिख जाए बोलने पर, तो दोस्तों वहां पे गुण संधि होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आदि गुणा। आई थिंक पम्मी गुप्ता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत जल्दी से इन्होंने पैटर्न को पकड़ा है। मेन चीज़ क्या है कि जब नए स्टूडेंट भी चीज़ों को तेज़ी के साथ कनेक्ट करते हैं और जल्दी समझते हैं, तो लगता है कि हाँ रिजल्ट कुछ तो पॉजिटिव है, कुछ सकारात्मक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइए, महोत्सव बोलकर देखो बीच में क्या निकल रहा है? ओ। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला ए, ओ, अर, अल, इन चारों में से कोई भी एक शब्द अगर बीच में आया तो गुण संधि होगा। सूत्र आपको पता है आदि गुणः। देखिए तरीके बहुत हैं, पर हमें उन तरीकों को अपनाना है जहां पे गलती करने के चांसेस बिल्कुल ना बने। अगर हम वो ओल्ड तरीका अपनाएंगे कि ह्रस्व या दीर्घ आया बड़ा आ के बाद ई, उ, रील, री आए तो ए, ओ, अर, अल हो जाता है, तो बेटा वहां पे एक तो समझ में आपको नहीं आएगा, दूसरी बात क्या होगी, गलती के चांसेस ज्यादा। चलिए दोस्तों, तो महोत्सव आपने देख ही लिया। अगला प्रश्न आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रृंगार शतकम में कौन सी रचना होगी? श्रृंगार शतकम, दंडी, मम्मट, चारुदत्त। हालांकि दूत वाक्यम तो एक प्रकार की रचना है, ये तो कोई इसका सवाल ही नहीं उठता है। श्रृंगार शतकम किसकी रचना है? बताइएगा आप सभी लोग, क्या लगता है आप सबको कि श्रृंगार शतकम किसकी रचना है? दोस्तों श्रृंगार शतकम की जहां तक बात की जाए तो जितने भी शतक थे लगभग, चाहे वो नीति शतकम हो या श्रृंगार शतकम हो, ये सारे जितने भी शतक थे बेटा ये सारे भर्तृहरि के थे। किसके थे? भर्तृहरि के थे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लगभग लगभग नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, सारे दोस्तों किसके थे? भर्तृहरि के थे। तो इसका सही जवाब जो आपका जाएगा वो भर्तृहरि के साथ जाएगा, भर्तृहरि। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइए, काव्यादर्श किसकी रचना है? काव्यादर्श, काव्य प्लस आदर्श, क्या लगता है आपको?